गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कर रहे हैं और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं या पुरातात्विक स्थलों की 3 क्लासें हो चुकी है। इसी क्रम में हमारी आज चौथी और फाइनल क्लास है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमारा सबसे पहला सभ्यता रहेगी वो रहेगी बैराट सभ्यता। ठीक है, तो बैराट सभ्यता की अगर बात की जाए तो बैराट का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्राचीन नाम। तो बैराट का जो प्राचीन नाम है वो हमें देखने को मिलता है विराट नगर। ठीक है, बैराट का प्राचीन नाम क्या हो गया? विराट नगर। कहां पड़ता है? तो बैराट पड़ता है शाहपुरा जयपुर में। नदी नदी की बात की जाए तो यहां पर बाणगंगा या इसी को ही अर्जुन की गंगा या इसी को ही ताला नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम बाणगंगा क्यों पड़ा? तो ऐसी मान्यता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान यहां आए थे और पांडवों ने अर्जुन ने तीर मारकर यहां से गंगा नदी को प्रकट किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बाणगंगा पड़ गया। ठीक है, और अगर देखो बात की जाए तो यहां पर उत्खनन यहां पर जो उत्खनन है ना, उत्खनन 3 से 4 चरणों में हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है। तीनों चारों चरण जो है वो ध्यान रखने हैं। देखो, सबसे पहले यहां उत्खनन का जो कार्य है सर्वप्रथम वो जयपुर शासक राम सिंह सेकंड के काल में हुआ था। राम सिंह सेकंड के काल में किया गया था। ठीक है, और उत्खनन करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था कीरतराम। ठीक है, कीरतराम खंगारोत। कीरतराम खंगारोत इनका नाम था। दूसरी बार जो खुदाई का कार्य किया गया वो किया गया 1910 में। 1910 में खुदाई का कार्य किया गया और ये खुदाई की गई डॉक्टर भंडारकर द्वारा। ठीक है, तीसरी बार यहां पर खुदाई का कार्य 1936 के अंदर किया गया था और 1936 में यहां जो खुदाई का कार्य है वो किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, 4th नंबर अगर बात की जाए तो यहां पर खुदाई का जो कार्य है वो 1962-63 में हुआ था और 1962-63 में यहां खुदाई करने का जो काम किया था वो किया था कैलाश दीक्षित तथा नील रतन बनर्जी। नील रतन बनर्जी, इन 2 व्यक्तियों के द्वारा यहां पर उत्खनन का कार्य किया गया था। ठीक है, एक तो किया गया था कैलाश दीक्षित के द्वारा और दूसरा किया गया था नील रतन बनर्जी के द्वारा यहां पर उत्खनन का कार्य किया गया था। अगर उत्खनन के बाद में आगे हम बात करते हैं कि यहां पर कहां कहां खुदाई हुई, तो 3 जगह मुख्यतः खुदाई हुई थी, वो हमें ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बैराट में उत्खनन। ठीक है, तो मुख्यतः 3 जगहों पर हुआ। मुख्यतः 3 जगहों पर उत्खनन का कार्य हुआ। कहां कहां हुआ? तो 3 डूंगरियां थी, पहाड़ थे, उन 3 पहाड़ों पर हुआ। वो तीनों पहाड़ जो है वो हमको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो 3 पहाड़ों पर उत्खनन का कार्य हुआ है। पहला पहाड़ जो है उसका नाम है बीजक डूंगरी। बीचक डूंगरी, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी। ठीक है, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी और गणेश डूंगरी का संबंध किस सभ्यता से है? तो कौन सी सभ्यता से है? बैराट सभ्यता से। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में कर लेना। अब देखो, अगर बीजक डूंगरी की बात की जाए तो बीजक डूंगरी से हमें एक तो गोल मंदिर प्लस बौद्ध स्तूप
बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए। दूसरी बात अगर की जाए तो यहां से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम है भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख फर्स्ट। तो भाब्रू शिलालेख फर्स्ट जो है वो भी हमें यहीं से प्राप्त हुआ है। और अगर बात की जाए तो भाब्रू शिलालेख का खोजकर्ता आपको ध्यान में रखना है, भाब्रू शिलालेख का खोजकर्ता है कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट ने 1837 में इसकी खोज की थी। ठीक है, कैप्टन बर्ट 1837 में इसकी खोज कर रहा है। खोज करने के बाद में 1840 में इसे कलकत्ता संग्रहालय भेज दिया गया। ठीक है, कलकत्ता संग्रहालय में इसको भेज दिया गया। अगर इसकी लिपि की बात की जाए कि इसकी लिपि कौन सी थी, तो इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अशोककालीन ये अभिलेख था, ब्राह्मी लिपि में इसको लिखा गया था। ठीक है, इसका अगर इसका लिपोग्राफ किसने तैयार किया था, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसका लिपोग्राफ जो है वो कैप्टन कटई के द्वारा तैयार किया गया। कैप्टन कटई के द्वारा इसका लिपोग्राफ तैयार किया गया। लिपोग्राफ क्या होता है, तो देखो ये जो भाब्रू शिलालेख है ना, ये चट्टान के ऊपर मिला था और वृत्ताकार आकृति में था। मतलब कि जैसे ऐसे बड़ी सी चट्टान थी, उस चट्टान के बीच में ऐसे ये मतलब वृत्ताकार आकृति में इसको लिखा गया था। तो इसी वृत्ताकार टुकड़े को काटा गया, काट कर 1840 में से कलकत्ता संग्रहालय में भेज दिया गया था। ठीक है, तो लिपोग्राफ का मतलब ये हो गया कि ये टुकड़ा तो कैसा है, वृत्ताकार है, लेकिन इसको सीधा करके इसको पढ़ने लायक बनाया किसने, कैप्टन कटई ने बनाया। यानी लिपोग्राफ का मतलब हो गया कि टेढ़ा मेढ़ा था, उसको सीधा किया गया, दोबारा से उसको लिखा गया और उसको पढ़ने लायक बनाया। तो पढ़ने लायक किसने बनाया है, कैप्टन कटई के द्वारा बनाया गया है। लेकिन यहां पर एक बात आपको यह ध्यान रखनी है कि भाब्रू शिलालेख को पढ़ने वाला व्यक्ति कैप्टन कटई नहीं था। भाब्रू शिलालेख को पढ़ने वाला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, जेम्स प्रिंसेप को जाता है। तो ये मेन बातें हो गई। कहां से, बीजक डूंगरी से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ उससे रिलेटेड बातें हो गई। देखो नेक्स्ट अगर बात की जाए, भाब्रू शिलालेख में आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं। ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मैं आगे यहां पर मेंशन कर दूंगा इसके बारे में, तो टेंशन मत लो। भीम डूंगरी, भीम डूंगरी की देखो अगर बात की जाए तो भीम डूंगरी से एक तो भीमलात तालाब, भीमलत तालाब या इसी को ही भीम सागर तालाब कहा जाता है, भीम सागर तालाब, ये प्राप्त हुआ है। भीमलत तालाब का मतलब ये है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं गुजारा था। ठीक है, एक बार द्रौपदी और ये सब पांडव कहीं जा रहे थे, द्रौपदी को प्यास लगी तो भीम ने लात मारकर पहाड़ में से पानी निकाल दिया था। तो उसी को क्या कहा जाता है, भीमलत, भीम की लात से बना हुआ तालाब, भीमलत तालाब। ठीक है, और यहां से एक चीज और मिली है जिसे कहा जाता है भाब्रू शिलालेख सेकंड, भाब्रू शिलालेख सेकंड। वो भी कहां से बरामद हुआ है, वो भी हमें बेरार सभ्यता से मिला है, भीम डूंगरी से मिला है। भाब्रू शिलालेख का खोजकर्ता आपको ध्यान में रखना है कि भाब्रू शिलालेख का खोजकर्ता कौन है, तो कार्लाइल। ठीक है, और इसकी लिपि, इसकी जो लिपि है वो है शंख लिपि, या इसी को ही कह दिया जाता है गुप्त लिपि, या इसी को ही कह दिया जाता है कूट लिपि। ठीक है, देखो शंख लिपि और कुछ नहीं होता है, ये जो ब्राह्मी लिपि होती है ना, इसी ब्राह्मी लिपि को अगर और सजा धजा दिया जाए, अलंकृत कर दिया जाए, तो वही लिपि क्या बन जाती है, शंख लिपि बन जाती है। काफी दुर्लभ होती है, बहुत ही कम जगह से ये बरामद हुई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरह से ध्यान कर लेना। ठीक है, भीम डूंगरी के बाद में नेक्स्ट जो जगह आ रही है वो कौन सी आ रही है, वो आ रही है गणेश डूंगरी। और गणेश डूंगरी से हमें तीन चीजें ध्यान में रखनी है। पहला तो हमें अकबर कालीन जैन मंदिर मिला है, अकबर कालीन
जैन मंदिर हमें यहां से प्राप्त हुआ है। और दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि यहां से राम सिंह सेकंड जयपुर शासक के काल में उत्खनन हुआ था, तो यहां से हमें स्वर्ण पात्र और उस स्वर्ण पात्र के अंदर एक सोने का कलश मिला है, उस कलश के अंदर महात्मा बुद्ध की अस्थि अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो यहां से स्वर्ण कलश प्लस बुद्ध के अस्थि अवशेष मिले हैं। तो ये मेन बात हो गई यहां पर खुदाई से रिलेटेड कि बैराठ में मुख्यतः कहां कहां खुदाई हुई है। तो तीनों को आप ध्यान रखना, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी को आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखना। भाबरू शिलालेख की देखो अगर बात की जाए तो भाबरू शिलालेख अशोक कालीन है, अशोक कालीन यानी कि ये अशोक का काल का है। ठीक है, भाबरू शिलालेख की मेन बातें क्या हो जाएगी, तो भाबरू शिलालेख की मेन बात हो जाएगी कि इसमें अशोक के बोध होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया कि अशोक के बोध होने का प्रमाण हमें किस शिलालेख से मिलता है, तो भाबरू शिलालेख से मिलता है। नंबर 2 हमें यहां पर ध्यान में रखना है कि यहां पर बुद्ध, धम्म और संघ शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ ये शब्द हमें कहां देखने को मिलते हैं, तो भाबरू शिलालेख में देखने को मिलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लेना। और तीसरी बात ये ध्यान रख लेना कि इसी भाबरू शिलालेख से एक हमें मतलब लेख प्राप्त हुआ है, उसी लेख में ये लिखा गया है कि अशोक ने अपने राज्य में गो हत्या बंद करवा दी थी। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि गो हत्या प्रतिबंध का आदेश भी हमें यहां पर लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सब मेन बातें हो गई यहां की खुदाई से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे कि यहां से हमें क्या क्या प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए। काफी इंपॉर्टेंट है बैराठ, यहां से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग करना। ठीक है, बैराठ सभ्यता को यहां से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। तो यहां से प्राप्त साक्ष्य, ठीक है, बैराठ से प्राप्त साक्ष्य। तो नंबर 1 आपको ध्यान में रखना है, सूती वस्त्र का टुकड़ा। ठीक है, कपड़े का टुकड़ा यहां से प्राप्त हुआ है। और ये जो कपड़े का टुकड़ा है ना, केवल राजस्थान में 2 ही जगह से प्राप्त हुआ है, एक तो बैराठ से प्राप्त हुआ है और दूसरा बालाथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से आप याद रख लेना कि जो वस्त्र का टुकड़ा है, सूती वस्त्र का टुकड़ा राजस्थान में 2 ही जगह से प्राप्त हुआ है, एक तो बैराठ सभ्यता से और दूसरा बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुआ है। नंबर 2 अगर बात की जाए तो यहां से 36 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है, 36 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिसमें से 16 मुद्राएं जो है वो हिंद यवन शासक था मिनांडर की प्राप्त हुई है। ठीक है, 16 मुद्राएं जो है इनमें से वो हिंद यवन शासक मिनांडर की थी। और अगर बात की जाए तो यहां से लोहकालीन उपकरण प्लस औजार भी प्राप्त हुए हैं। और अगर बात की जाए नेक्स्ट यहां से, तो भारत के मंदिरों के भारत में मंदिरों के प्राचीनतम या प्रथम साक्ष्य ये भी हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं, तो बैराठ सभ्यता से प्राप्त हो रहे हैं। और ये मंदिर कैसे थे, तो ज्यादातर बौद्ध मंदिर हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए नंबर 5, तो राम सिंह सेकंड, जयपुर का शासक था राम सिंह सेकंड के काल में यहां से स्वर्ण कलश तथा बुद्ध की
अस्थि अवशेष प्राप्त हुए, बुद्ध के अस्थि अवशेष भी यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक सोने का कलश मिला है, उस कलश के अंदर अस्थियां थी महात्मा बुद्ध की। ठीक है, ये भी लोग आप लोग विशेष रूप से ध्यान रख लेना। और अगर बात की जाए तो यहां से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। नंबर 7 अगर बात की जाए तो यहां से महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे भीमलत तालाब, भीम की लात से बना हुआ तालाब। और अगर बात की जाए तो अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, अभिमन्यु की शादी भी विराट नगर के शासक थे, उनकी पुत्री उत्तरा के साथ हुई थी, और कहा जाता है कि बाणगंगा नदी के किनारे ही हुई थी। ठीक है, तो पांडवों ने अपना अज्ञातवास का काल जो है वो विराट नगर में ही व्यतीत किया था। विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी था, तो यहां पर मत्स्य जनपद हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहां की बात ध्यान में रखनी है कि यहां से गोल मंदिर प्लस बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यहां से बुद्ध की मथुरा शैली में निर्मित, बुद्ध की मथुरा शैली में निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, एक महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है जो मथुरा शैली में निर्मित है। ठीक है, उत्तर भारत में दो शैलियां चला करती थी मूर्ति कला की, एक मथुरा शैली और दूसरी गांधार शैली। मथुरा शैली में भगवानों वगैरह को जो भी मूर्तियां बनी उसमें भगवान को कोमल टाइप में वैसे दिखाया गया है, और गांधार शैली में मूर्तियों को एकदम यो बॉडी बिल्डर टाइप में, हनुमान जी टाइप में, हष्टपुष्ट इस टाइप में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई। यहां से बैराट सभ्यता से हमें जो जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन साक्ष्यों से रिलेटेड बात हो गई है। एक बात और यहां पर ध्यान रख लेना कि शंख लिपि प्लस चित्रकला के अवशेष प्राप्त हुए हैं, चित्रकला के अवशेष भी यहां से हमें प्राप्त हुए हैं। ये सब बातें आप लोग ध्यान में रख लेना। और देखो अगर बात की जाए ना तो इस सभ्यता से हमें, मतलब इस सभ्यता में एक दो बातें हमें और ध्यान में रखनी है। एक तो हमें ध्यान रखना है कि इस सभ्यता का समापन कैसे हुआ, अंत कैसे हुआ। ठीक है, तो यहीं पर मैं नोट लगाकर लिख देता हूं। नोट, दो नोट यहां पर डालने। पहला नोट आपको ध्यान में रखना है कि दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी कहते हैं कि इस सभ्यता का जो विनाश है वो हूण शासक मिहिर कुल का आक्रमण था। ठीक है, तो विनाश का जो कारण बता रहे हैं दयाराम साहनी, वो हूण शासक मिहिर कुल का आक्रमण था। दयाराम साहनी कहते हैं कि मिहिर कुल ने आक्रमण किया और आक्रमण करके इस सभ्यता को उसने तहस नहस कर दिया। ठीक है, बौद्ध मंदिरों को, बौद्ध विहारों को, स्तूपों को भी इसने, मिहिर कुल ने तोड़ा था। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है वेनसांग के बारे में। वेनसांग, ठीक है, वेनसांग कौन था? तो चीनी यात्री था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, इसने, वेनसांग ने बैराट की यात्रा करी थी। तो ये बैराट कब आया? बैराट आया ये 634 ईस्वी में बैराट आया। ठीक है, बैराट का वर्णन इसने अपनी पुस्तक, इसकी जो वेनसांग की पुस्तक है उसका नाम है सी यू की। तो बैराट का वर्णन वेनसांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में किया है। ठीक है, वेनसांग कहता है कि बैराट में 8 बौद्ध स्तूप थे और बैराट सभ्यता जो थी ये 2.5 मील क्षेत्रफल में फैली हुई थी। ठीक है, तो वेनसांग के अनुसार यहां यानी कि बैराट में 8 बौद्ध स्तूप तथा 8 बौद्ध स्तूप थे तथा क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो 2.5
मील था बैराट सभ्यता का क्षेत्रफल। एक बात और वेनसांग बताता है कि ये जो बैराट सभ्यता है इसके ऊपर मिहिर कुल ने आक्रमण किया था और मिहिर कुल ने यहाँ 1600 बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया था। ठीक है, तो हेनसांग के अनुसार मिहिर कुल ने 1600 बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया। और एक बात और ध्यान रख लेना कि वेनसांग ने इसका नाम परायात्र बताया है। वेनसांग ने बैराट का नाम परायत्र, ठीक है, तो बैराट को वेनसांग क्या कह रहा है? परायत्र कह रहा है। ये भी बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। तो ये सब मेन बातें हो गई हमारी बैराट सभ्यता से रिलेटेड। बैराट के बाद में नेक्स्ट जो सभ्यता आ रही है उसका नाम है बालाथल सभ्यता। बैराट सभ्यता के बाद में नेक्स्ट जो सभ्यता आ रही है उसका नाम है बालाथल सभ्यता। कहां? तो ये है वल्लभ नगर उदयपुर में। नदी, तो नदी है बेड़ज। देखो ये जो पुरातात्विक स्थल है इसकी कुछ बेसिक बातें, कहां है, नदी, उत्खनन करता, ये सब 3-4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर यहां पर इसकी खोज करता, इसकी खोज किसने की थी? तो इसके खोज करता थे 1963 में बीएन मिश्र ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और अगर बात की जाए उत्खनन, तो यहां पर उत्खनन का कार्य 1993 में हुआ है और उत्खनन करने वाले व्यक्ति हैं बीएन मिश्र। ठीक है, और सेकंड नंबर आपको ध्यान रखना है वीएस सिंधे। इन 2 व्यक्तियों ने मिलकर यहां पर उत्खनन का कार्य किया था। अब अगर बात की जाए इसके काल की कि ये कितनी पुरानी है, तो 3000 से 2500 ईसा पूर्व इसका काल है बालाथल सभ्यता का। और अगर बालाथल सभ्यता के बारे में बात की जाए तो यह है ताम्रयुगीन सभ्यता थी। अब अगर बात की जाए यहां से प्राप्त साक्ष्य की, तो यहां से क्या क्या हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, तो नंबर फर्स्ट ध्यान रखना है 5 लोहा गलाने की भट्टियां। यहां से 5 भट्टियां प्राप्त हुई है जो लोहा गलाने की भट्टियां थी। नंबर 2 अगर बात की जाए तो यहां से सांड व कुत्ते की मूर्तियां मिली है। सांड और कुत्ते की मूर्तियां यहां से बरामद हुई है। नंबर 3 बात की जाए तो 4000 साल पुराना कंकाल प्राप्त हुआ है। नंबर 4 अगर बात की जाए, इसको इंपोर्टेंट कर लेना, नंबर 4 में आपको ध्यान रखना है कि कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीनतम प्रमाण हमें बालाथल से मिलता है। कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण वो भी हमें कहां से मिल रहा है? बालाथल से मिल रहा है। और नंबर 5 बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो बालाथल सभ्यता है यहां से गाय व बैल की मर्ण मूर्तियां, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिनको बालाथल बुल की संज्ञा दी गई है, बालाथल बुल कहा गया। तो ये मेन बातें हो गई हमारी बालाथल सभ्यता से रिलेटेड। बालाथल सभ्यता के बाद में जो नेक्स्ट सभ्यता आ रही है वो सभ्यता है नोह, और नोह सभ्यता पड़ती है भरतपुर में। तो बालाथल के बाद में नेक्स्ट सभ्यता आ रही है नोह। कहां? तो ये पड़ती है भरतपुर में। ठीक है, नदी, तो भरतपुर में कौन सी नदी है? रूपारेल नदी के तट पर यह सभ्यता विकसित हुई थी। अगर नोह की बात की जाए तो नोह का उत्खनन है ये 1963-64 में हुआ है,
आरसी बनर्जी, आरसी अग्रवाल प्लस राजस्थान पुरातत्व, राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा यहां पर उत्खनन का कार्य किया गया है। अब बात करते हैं यहां से प्राप्त साक्ष्य, यहां से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। तो नंबर 1, यहां से हमें पक्षियों के चित्रों वाले, पक्षियों के चित्रों वाली ईंटें, ठीक है। पक्षियों की जगह आप कर लेना चिड़िया, चिड़िया के चित्रों वाली ईंटें यहां से हमें प्राप्त हुई है। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहां से 5 अलग अलग सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 5 अलग अलग सभ्यताओं के यहां से अवशेष प्राप्त हुए हैं। अलग अलग काल की सभ्यता थी, ठीक है। महाभारत से लेकर हमको मौर्य काल तक की ताम्रकालीन संस्कृतियां वगैरह सबके हमको यहां से अवशेष मिलते हैं। तो 5 अलग अलग सभ्यताओं के अवशेष हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं? नोह से प्राप्त हो रहे हैं। नोह के बाद में अगली जो सभ्यता है उसका नाम है सोंथी। नोह के बाद में अगली जो सभ्यता है उसका नाम क्या है? सोंथी। सोंथी कहां पड़ता है? तो सोंथी पड़ता है बीकानेर में, ठीक है। बीकानेर में कोई नदी नहीं है। बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं है, तो इसलिए यहां पर कोई भी नदी नहीं आएगी। सोंथी का उत्खनन आपको ध्यान में रखना है कि सोंथी का उत्खनन किसने किया है? तो सोंथी का उत्खनन किया है अमलानंद घोष ने किया है, ठीक है। और एक बात सोंथी के बारे में और ध्यान में रख लेना, ये जो अमलानंद घोष है ना, ये सोंथी सभ्यता को कालीबंगा फर्स्ट का नाम देते हैं, ठीक है। अमलानंद घोष जो है वो इसको क्या कह रहे हैं? कालीबंगा फर्स्ट कह रहे हैं। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। सोंथी के बाद में अगली जो सभ्यता आ रही है वो आ रही है हमारी भीलमाल सभ्यता। इसके बाद में नेक्स्ट सभ्यता कौन सी आ रही है? भीनमाल। भीनमाल कहां है? तो जालोर में। भीनमाल का प्राचीन नाम, भीनमाल का प्राचीन नाम हमें देखने को मिलता है, क्या मिलता है प्राचीन नाम? इसका प्राचीन नाम है श्रीमाल। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? श्रीमाल, ठीक है। यहां उत्खनन, यहां पर उत्खनन का जो कार्य है वो 1952-53 में किया गया, और ये उत्खनन का कार्य किया गया आरसी अग्रवाल के द्वारा, ठीक है। प्राप्त साक्ष्य, यहां से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए? तो बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि यहां से रोमन एम्पोरा मृद भांड प्राप्त हुए हैं। रोमन एम्पोरा मृद भांड यहां से प्राप्त हुए हैं। तो इंपोर्टेंट कर लेना इसको कि रोमन एम्पोरा मृद भांड कहां से प्राप्त हुए हैं? तो भीनमाल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट इसमें एक बात और ध्यान रख लेना कि वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी, ठीक है। और भीनमाल को वेनसांग पीलो मोलो कहता है, ठीक है। तो इसने इसको क्या कहा है? पीलो मोलो का है। ये भी बात आप थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। भीलमाल के बाद में नेक्स्ट जो सभ्यता आ रही है वो आ रही है ओजियाना, और ओजियाना सभ्यता पड़ती है भीलवाड़ा में, खारी नदी के किनारे। ठीक है, तो नेक्स्ट सभ्यता आ गई ओजियाना। ओजियाना सभ्यता, ओजियाना सभ्यता पड़ती है भीलवाड़ा। तो कहां? भीलवाड़ा में। नदी की बात की जाए तो नदी हो जाएगी खारी नदी। खारी नदी के तट पर यह सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक है।
ओजियाना के अगर उत्खनन की बात की जाए कि ओजियाना का उत्खनन कब हुआ है, तो ओजियाना का जो उत्खनन है वो 2001 में हुआ है, राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से प्राप्त साक्ष्य कि यहां से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है। तो ओजियाना से प्राप्त साक्ष्य में पहला साक्ष्य आपको ध्यान रखना है कि सफेद चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सफेद चित्रित मृद भांड कहां से प्राप्त हो रहे हैं, तो ओजियाना सभ्यता से हमें प्राप्त हो रहे हैं। और देखो अगर बात की जाए तो इस सभ्यता में बेल की मर्ण मूर्ति मिली है, जिसको क्या कहा गया, जिसको कहा गया ओजियाना बुल। ठीक है, बुल्लों में देखो एक बनासियन बुल याद रखना। ठीक है, बाकी आपको कोई भी बुल याद रखने की जरूरत नहीं है। तीसरा बात करें तो यहां मिट्टी के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये तीनों स्तर 3 अलग अलग सभ्यताओं के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई ओजियाना की। ओजियाना के बाद में नेक्स्ट जो पुरातात्विक स्थल है उसका नाम है मल्लाह, और मल्लाह पड़ता है भरतपुर में। मल्लाह कहां पड़ता है, तो मल्लाह पड़ता है भरतपुर में। ठीक है, घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार के मध्य में पड़ता है। ठीक है, यहां से प्राप्त साक्ष्य, तो यहां से हमें क्या क्या मिला है, तो यहां से तांबे के बने हारपून प्लस तलवारें। ठीक है, तांबे के बने हारपून प्लस तलवारें प्राप्त हुई है। हारपून जो होता है इसका उपयोग किया जाता है नदियों के अंदर मछली वगैरह मारने के लिए, भाले जैसा होता है। ठीक है, तो नदियों के अंदर मछली वगैरह मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो तांबे का बना हारपून कहां से मिला है, हमें मल्लाह से मिला है। ठीक है, मल्लाह के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सभ्यता आ रही है वो आ रही है बयाना। तो नेक्स्ट जो हमारा पुरातात्विक स्थल है उसका नाम हो गया बयाना। बयाना, बयाना कहां पड़ता है, तो बयाना भरतपुर में। ठीक है, बयाना के बारे में बस 2 बातें ध्यान रख लेना। पहली बात यह कि मध्यकालीन नील खेती के अवशेष यहां से मध्यकाल में, ठीक है, मध्यकालीन भारत के नील की खेती के अवशेष यहां से प्राप्त हो रहे हैं। दूसरी बात यह ध्यान रखना कि यहां पर एक जगह है जिसका नाम है हुल्लनपुरा गांव। हुल्लनपुरा गांव, इस हुल्लनपुरा गांव से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं हुल्लनपुरा गांव से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो सभ्यता है उसका नाम है कर्णपुर। इसके बाद में अगली सभ्यता कौन सी हो गई, कर्णपुर सभ्यता हो गई। कर्णपुर कहां पड़ता है, तो कर्णपुर पड़ता है भादरा हनुमानगढ़। भादरा हनुमानगढ़ नदी, तो नदी हो जाएगी घग्गर नदी। घग्गर नदी, सरस्वती नदी, मृत नदी, द्वेषवती नदी, नट नदी, ये सब इसके अन्य नाम है, पहले मैं लिखवा चुका हूं। ठीक है, तो कहां पड़ता है, भादरा हनुमानगढ़ में। नदी हो गई यहां पर घग्गर। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 4500 वर्ष पुराना, 4500 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। ठीक है, कंकाल प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक इसका ध्यान रख लेना, उत्खनन कब हुआ है, तो इसका जो उत्खनन है ना वो 8 जनवरी 2013 को इसका उत्खनन हुआ है। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई कर्णपुर पुरातात्विक स्थल या कर्णपुर सभ्यता की हो गई।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहां पड़ता है? तो बाड़मेर में पड़ता है, लूनी नदी के किनारे। तिलवाड़ा कहां पड़ता है? तो बाड़मेर नदी, लूनी, लूनी नदी के किनारे। प्राप्त साक्ष्य, यहां से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए? तो 5 आवास प्राप्त हुए, 5 घर प्राप्त हुए, कोई विशेष नहीं है। और इन घरों को बनाने में चौरस पत्थरों का उपयोग किया गया है, चौरस पत्थरों का। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि यहां से 5 आवास प्राप्त हुए हैं और इन घरों को बनाने में चौरस पत्थरों का, चौकोर पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो ये थी मेन हमारी सभ्यताएं। इसके अलावा कुछ अन्य सभ्यताएं भी है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है तो मैं इसको पूरे को इरेज करता हूं और हम थोड़ा सा एक सारणी टाइप में बना लेते हैं, बस उसी को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें कुछ आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे अन्य सभ्यताओं की। अन्य सभ्यताएं, ठीक है, यहां लिख लिया जाएगा नाम, स्थान और प्राप्त साक्ष्य कि किस सभ्यता से हमें क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ, नाम, स्थान और प्राप्त साक्ष्य। तो देखो, पहली जो सभ्यता हो जाएगी वो हो जाएगी डंडीकर, अलवर में। तो डंडीकर कहां पड़ती है? अलवर में पड़ती है। और यहां से 5000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, 5000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अगली सभ्यता हो जाएगी दर, भरतपुर, और यहां से पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए। दर, भरतपुर, और यहां से पाषाणकालीन अवशेष जो है वो हमें प्राप्त हुए हैं। अगली सभ्यता की बात की जाए तो अगली सभ्यता होगी कोटड़ा, और कोटड़ा पड़ती है झालावाड़ में। 7वीं से 15वीं शताब्दी के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। अगली सभ्यता हो गई कोटड़ा, और कोटड़ा कहां पड़ता है? कोटड़ा पड़ता है झालावाड़ में, और यहां पर 7 से 15वीं शताब्दी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सभ्यता हो जाएगी धोला व कुंडा। धोला व कुंडा, धोला व कुंडा, ये दोनों जगह पड़ती है जैसलमेर में, और यहां पर चूहे दांत के जीवाश्म मिले, जैसलमेर, और यहां पर चूहे के दांत के जीवाश्म मिले, चूहे के दांत के जीवाश्म प्राप्त हुए। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अगली सभ्यता हो जाएगी नलियासर। नलियासर सभ्यता, नलियासर सभ्यता पड़ती है सांभर, जयपुर में। सांभर, जयपुर में सभ्यता पड़ती है। यहां से 105 ताम्र मुद्राएं, 105 ताम्र मुद्राएं, यूनानी मुद्राएं, ठीक है। इसके अलावा शीशे की चूड़ियां प्राप्त हुई है, शीशे की चूड़ियां यहां से हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात की जाए तो 6 नंबर आप ध्यान में रख लेना, डांडे थरा। डांडे थरा, डांडे थरा, या इसी को कहा जाता है डांडा धोरा। ठीक है, डांडा धोरा, ये जगह कहां पड़ती है? तो ये जगह पड़ती है बीकानेर में, और यहां से किसी भी प्रकार का मतलब कोई बहुत बड़ा साक्ष्य नहीं मिला, तो यहां पर आप डैश करके छोड़ देना। अगली बात करें तो तीपटिया। तीपटिया, तीपटिया पड़ता है कोटा में, और यहां से भी हमें कोई विशेष पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ है।
टी पटिया के बाद में अगर बात की जाए तो कुंडी, कुंडी पड़ती है नागौर में। तो टी पटिया के बाद में 8 नंबर आपको ध्यान में रखना है कुंडी, और कुंडी पड़ती है नागौर में, ठीक है। और कुंडी से हमें नालीदार टूंटी प्राप्त हुई है, ठीक है, नालीदार टूंटी। कुंडी से हमें नालीदार टूंटी, टूंटी होती है ना नल, तो नालीदार टूंटी के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। अगली सभ्यता हो जाएगी बांका, और बांका सभ्यता पड़ती है भीलवाड़ा में, राजस्थान की पहली अलंकृत गुफा बांका, बांका पड़ती है भीलवाड़ा में, और यहां से राजस्थान की पहली अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है। अलंकृत का मतलब होता है गुफा को सजा देना, अलंकार का मतलब होता है किसी भी चीज को सजा देना। तो सजी सजाई गुफा, अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई है, तो वो प्राप्त हुई है बांका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से, ठीक है। नेक्स्ट सभ्यता है बरबाला, और पाली में पड़ती है। नंबर 10 आपको ध्यान रखना है बरबाला, बरबाला सभ्यता पड़ती है पाली में, और यहां से महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी की यहां से धातु की प्रतिमा मिली है, धातु की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है। और अगर बात की जाए तो 11 नंबर पे आप कर लेना कारकोटा, कारकोटा, कारकोटा पड़ता है टोंक में, और यहां से महिषासुर, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है। महिषासुर मर्दिनी किसे कहा जाता है, तो दुर्गा माता को कहा जाता है। महिषासुर नामक राक्षस का इन्होंने संहार किया था, मारा था, इसीलिए इनको महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। तो महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति भी यहां से हमें प्राप्त हो रही है। 12 नंबर पे आप लोग लिख लेना लाछूरा, लाछूरा, छूरा लेकर आ भाई, और ये पड़ता है आसिंद भीलवाड़ा में, ठीक है। लाछूरा कहां पड़ रहा है, आसिंद भीलवाड़ा में, और यहां से सुंगकालीन, सुंगकालीन तीखे औजार प्राप्त हुए, ठीक है, और ये तांबे के बने हुए थे। तो ये मेन कुछ अन्य जगह हो गई, ठीक है। तो आपको मैंने ज्यादा से ज्यादा कवर करवा दिया है। आप लोग अगर प्राचीन सभ्यता इस नोट्स में से पढ़ोगे तो इसके बाहर जाने की कहीं पर भी कोई भी संभावना नहीं है। होप आज तक की क्लासें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जो नोट्स आपको करा दिए गए हैं इनको आप याद कर लीजिए, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, विश्वास रखिए, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, इन नोट्स को आपको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनको याद कीजिए, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। आप पीछे के 10 साल के पेपर उठा के देख लो तो यहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ाई करती रहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते रहिए, और अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।